दोस्तों, इस क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भारत के संवैधानिक विकास वाले टॉपिक से है। ये टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से उसे देख लेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम इस क्लास में केवल क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा डिटेल देखेंगे ताकि क्वेश्चन से संबंधित और भी जो फैक्ट हो वो भी क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कंपनी के शासन को समाप्त करना। ऑप्शन बी है कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन सी है भारत में क्राउन शासन स्थापित करना। ऑप्शन डी है कंपनी का व्यापार समाप्त करना। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। पहली बार ये नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हैं? यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था 73 का? कि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। बस यही मुख्य उद्देश्य था, और भी उद्देश्य थे। अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो कंपनी के शासन को समाप्त करना, तो देखिए कंपनी का शासन ये समाप्त हुआ 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी में है भारत में क्राउन शासन स्थापित करना। तो क्राउन का शासन कब स्थापित हुआ? ये भी 1858 में स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, तब जाके क्राउन का शासन स्थापित हुआ। कंपनी का व्यापार समाप्त करना, तो कंपनी का व्यापार कब समाप्त किया गया? तो 1813 में एकाधिकार समाप्त किया गया कंपनी का। तो चीजें छोड़ के चाय और चीन, चीन से व्यापारिक एकाधिकार बना रहा और चाय पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। लेकिन 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। समझ गए? आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्या बने? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इनका कार्यकाल देखें वारेन हेस्टिंग्स का, तो 1774 से लेके 1785 तक कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग्स का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल देखें तो 1786 से लेके 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड देखें तो इनका टाइम पीरियड है 1798 से 1805 ईस्वी तक। और विलियम बेंटिंग का टाइम पीरियड देखें तो 1828 से लेके 1835 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल था। तो इस तरह से इनका कार्यकाल था। अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है क्या मुख्य काम किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम याद करते हैं स्थायी बंदोबस्त की वजह से। स्थायी बंदोबस्त इनकी देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड वेलेस्ली को हम क्यों जानते हैं, किस वजह से? तो सहायक संधि की वजह से जानते हैं। किसकी वजह से? सहायक संधि। सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली की देन थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनको जो है सती प्रथा के अंत से हम लोग जानते हैं। इन सबको भी थोड़ा थोड़ा आप जानते रहिए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए है बम्बई। ऑप्शन बी है मद्रास। ऑप्शन सी है कलकत्ता और ऑप्शन डी है दिल्ली। यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में स्थापित था पहला सुप्रीम कोर्ट, पहला सर्वोच्च न्यायालय। अब थोड़ा इस न्यायालय के बारे में समझें तो यह न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की धारा 13 सेक्शन 13 के तहत स्थापित किया गया था। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा हिम्पे।
3 अन्य न्यायाधीश जो थे उनके नाम क्या क्या थे, उनके नाम आप जानते रहिए, उनके नाम आप जानते रहिए। उनमें से एक थे रॉबर्ट चैम्बर्स। क्या नाम है? रॉबर्ट चैम्बर्स, ये नाम याद रखिए। दूसरा नाम था लेमिस्ट्रे। क्या नाम है? लेमिस्ट्रे या लेमिस्टर के नाम से भी जानते हैं, किताब में मिलता है, तो लेमिस्टर भी याद रखिए। तीसरा नाम है जॉन हाइट। जॉन हाइट। तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और सर एलिजा इम्पे के बाद दूसरा मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो रॉबर्ट चैम्बर्स बने। तो इनको भी याद रखिएगा कि दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो हैं रॉबर्ट चैम्बर्स। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी है 1774, ऑप्शन सी है 1781 और ऑप्शन डी है 1784। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1774। देखिए, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन यह स्थापित किया गया था 1774 ईस्वी में, क्योंकि 1773 के धारा सेक्शन में एक सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना की बात तो कही गई थी, लेकिन कोई न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई थी। यह नियुक्ति औपचारिक रूप से सम्राट जॉर्ज तृतीय द्वारा इनका गठन 26 मार्च 1774 ईस्वी को की गई। इन्होंने एक लेटर जारी किया। लेटर का नाम है लेटर पेटेंट। क्या नाम है? लेटर पेटेंट। इस लेटर पेटेंट के द्वारा इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और भारत में ये 22 अक्टूबर 1774 को ये इंडिया पहुंचे और पदभार ग्रहण किए। पदभार जब ग्रहण किए तब जाके सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय स्टार्ट हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मानी जाती है 1774। बहुत अच्छे से आप जानते रहिए। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन ए है सर एलिजा एम्पे, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जॉन सोर और ऑप्शन डी है मैकाले। ऊपर हम लोग समझ चुके हैं कौन है सर एलिजा इम्पे, जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में। सदस्य कौन कौन थे उनका नाम जान लेना ठीक रहेगा। तो एक थे जॉन क्लेवरिंग, जॉन क्लेवरिंग। दूसरे थे जॉर्ज मानसन, जॉर्ज मानसन। तीसरे थे फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। चौथे थे रिचर्ड बारवेल, रिचर्ड बारवेल। ये नाम आप याद रखिएगा। ये 4 जो है काउंसिल के सदस्य थे, जो परिषद थी उसके सदस्य थे। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1773 के अधिनियम के तहत कौन सी प्रेसिडेंसियां बंगाल के अधीन अधिक नियंत्रण में आ गई, यानी बंगाल के अधीन आ गई? ऑप्शन ए है बम्बई और मद्रास, ऑप्शन बी है पंजाब और सिंध, ऑप्शन सी है बम्बई और दिल्ली और ऑप्शन डी है मद्रास और पंजाब। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बम्बई और मद्रास। यानी बंगाल एक प्रेसिडेंसी तो थी ही, इसके अलावा बॉम्बे यानी बम्बई और मद्रास, ये 2 प्रेसिडेंसियां और थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बॉम्बे को और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी केंद्रीकरण की नींव यहीं से स्टार्ट हुई। केंद्रीकरण यानी एक केंद्र होगा और बाकी जो है जो प्रेसिडेंसियां हैं उसके अधीन होंगी। तो केंद्रीकरण की नींव पूछ ले आपसे कब रखी गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई।
और इसी के तहत जो है बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। आगे देखें नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का भारतीय संवैधानिक इतिहास में प्रमुख महत्व क्या था? आपको बताना है कि आखिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका क्या महत्व है भारतीय संवैधानिक इतिहास में। ऑप्शन ए है क्राउन शासन की शुरुआत, ऑप्शन बी है कंपनी के मामलों पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत, ऑप्शन सी है कंपनी शासन की समाप्ति और ऑप्शन डी है सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंपनी के मामलों पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत। हमने ऊपर बात कर लिया है इसके बारे में। क्राउन की शुरुआत कब हुई? तो 1858 में। कंपनी शासन की समाप्ति कब हुई? ये भी 1858 में हुई। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में हुई। तब जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें उत्तर क्या सही हो जाएगा? कंपनी के मामलों पर संसदीय नियंत्रण। किस संसद का? तो इंग्लैंड की संसद का। इंग्लैंड की संसद ने जो है अब नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अच्छे से समझ लीजिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, ऑप्शन सी है व्यापार से और ऑप्शन डी है सिविल सेवाओं से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से यानी क्षेत्राधिकार से ये संबंधित है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के और नाम हैं, उन नाम को आपको जान लेना चाहिए। जैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अलावा इसे अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है। अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडिंग एक्ट के अलावा इसका एक नाम और है डिक्लेरेटरी एक्ट। क्या नाम है? डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। एक नाम और भी जानते रहिए, क्या नाम है? 1781 बंगाल ज्यूडिकेचर एक्ट। ज्यूडिकेचर एक्ट, ये नाम भी आप जानते रहिए। अमेंडिंग एक्ट मतलब होता है संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम। डिक्लेरेटरी एक्ट मतलब होता है घोषणात्मक अधिनियम। घोषणात्मक अधिनियम। ओके, ये नाम आप जानते रहिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी है 1781, ऑप्शन सी है 1784 और ऑप्शन डी है 1793। सही उत्तर हो जाएगा 1784। ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। थोड़ा सा हम समझ लें, तो इसको पारित किसने कराया था? पारित कराया था उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर। क्या नाम है? विलियम पिट द यंगर, या एल्डर भी मिलता है कहीं कहीं। विलियम पिट द यंगर ने इसको पारित कराया था, इसीलिए इस एक्ट को हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 85 सेक्शंस थे। 85 सेक्शन, आप जो है याद रखिए, सेक्शन मतलब धारा। कुल 85 धारा थी इसमें, इस पिट्स इंडिया एक्ट में। अब यह पारित कब किया गया एग्जैक्ट अगर आपको जानना है तो यह पारित किया गया 13 अगस्त 1784 ईस्वी को। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी है विधि आयोग और ऑप्शन डी है काउंसिल ऑफ इंडिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। अभी हम बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हुई? ऑप्शन ए है द्वैध नियंत्रण, ऑप्शन बी है संघीय शासन, ऑप्शन सी है क्राउन का शासन और ऑप्शन डी है प्रांतीय स्वायत्तता। सही उत्तर हो जाएगा इसमें द्वैध नियंत्रण, डुअल कंट्रोल। कैसे? पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी में डायरेक्टर्स हुआ करते थे।
इनको कहा जाता था कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता था? डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। और इनकी संख्या थी 24। ये जो है कंपनी का संचालन करते थे वहीं पे इंग्लैंड में बैठ के। 24 मेंबर्स जो होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। अब जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में एक बना दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बना दी गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस संस्था द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसने बनाया था? तो ये बनाया था ब्रिटेन की संसद ने। किसने बनाया था? ब्रिटेन की संसद ने या ब्रिटेन की सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, और इसमें 6 मेंबर्स थे। तो इस वजह से एक द्वैध नियंत्रण स्थापित हुआ, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर रही है, और पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन नियंत्रित कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दो लोग मिलके भारत में शासन कर रहे हैं। एक तरफ तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। इसी को कहा गया द्वैध नियंत्रण या डुअल कंट्रोल। तरह से दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आप समझ गए? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुल 6 सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, आपको विचार करके आंसर बताना है। कथन क्या है? इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। अभी हम ऊपर समझ चुके हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। ये बात एकदम सही है। इसने कंपनी के राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया। हम लोगों ने वो भी समझ लिया है कि इसने क्या किया? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया। किस पर? कंपनी पर। तो ये भी बात सही है। इसने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। भाई कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कतई समाप्त नहीं किया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो आप ये बात जानते रहिए, यानी ये बात गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में 1 और 2, और ऑप्शन सी में 2 और 3, ऑप्शन डी में 1 2 3। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। बाकी तीसरा जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1813 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए है कंपनी शासन की समाप्ति, ऑप्शन बी है भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अधिकांशतः अंत, ऑप्शन सी है क्राउन शासन की शुरुआत, और ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल का पद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अधिकांशतः अंत, यानी जो है अंत हो गया था, बस कुछ बाकी रह गया था। क्या क्या बाकी रह गया था? चाय पर एकाधिकार और चीन से व्यापारिक एकाधिकार, ये बचा रह गया था। बाकी जो है एकाधिकार खत्म हो गया था। यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? तो यही है भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अधिकांशतः अंत। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1813 के बाद कंपनी का एकाधिकार किन क्षेत्रों में बना रहा? ऑप्शन ए है कपास और रेशम, ऑप्शन बी है चाय और चीन के साथ व्यापार, ऑप्शन सी है मसाले और वस्त्र, और ऑप्शन डी है नमक और नील। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भी। बात समझ गए? बाकी चीजों पर एकाधिकार समाप्त हो गया था। यानी जो है ये कपास और रेशम, मसाले और वस्त्र, नमक और नील, इन सब पर जो है एकाधिकार समाप्त हो गया था। ये एकाधिकार क्या है आप समझ रहे होंगे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला था, यानी जो है इंग्लैंड से कोई भी और व्यापारी भारत से व्यापार नहीं कर सकता। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। अगर किसी को कुछ मंगाना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही मंगाना पड़ता था, क्योंकि चार्टर के माध्यम से कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ था। एकाधिकार समाप्त होने का क्या मतलब है? बस इतना सा मतलब है कि इंग्लैंड से अब कोई भी व्यापारी सीधे भारत से व्यापार कर सकता था, स्वतंत्र रूप से कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती थी। बात समझ गए?
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा शिक्षा के लिए कितनी वार्षिक राशि निर्धारित की गई? वार्षिक राशि पूछ रहा है शिक्षा के लिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ऑप्शन ए है 50,000, ऑप्शन बी है 1 लाख, ऑप्शन सी है 2 लाख और ऑप्शन डी है 5 लाख। सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख जो है शिक्षा पर खर्च करने के लिए बात कही गई थी। कब कही गई थी? चार्टर एक्ट 1813 में। लेकिन ये पैसा खर्च नहीं हो पाया। खर्च कब हुआ? 1835 में जाके। अगर डिटेल आपको जानना है तो आप जो है वीडियो देख लेंगे। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में किसे प्रवेश की अनुमति दी? ऑप्शन ए है ईसाई मिशनरियों को, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी व्यापारियों को, ऑप्शन सी है भारतीय राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी है विदेशी सेनाओं को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रवेश की अनुमति मिल गई। कब मिल गई? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। इनको प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, बल्कि यहाँ पर ये चर्च स्थापित कर सकते थे, स्कूल खोल सकते थे, बिशप की नियुक्ति की गई, ठीक से बिशप बनाए गए। समझ रहे हैं? तो इन सबको भी आप जानते रहिए, यानी केवल प्रवेश ही नहीं दिया गया, बाकायदे रहने बसने और स्कूल खोलने, लोगों को धर्मांतरित करने, ये सारी सुविधाएं इनको दी गई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कथन दिए गए हैं, आप जो है विचार करके आपको बताना है। तो देखिए कथन क्या है, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, लेकिन चाय एवं चीन के व्यापार अपवाद रहे। ये कथन नंबर 1 है और ये कथन नंबर 1 सही है, हम लोग अभी बात कर चुके हैं। इसने शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक निर्धारित किया, ये भी सही बात है, अभी ऊपर ही बात कर चुके हैं। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी, ये भी बात सही है, यानी तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन ए में केवल एक है, गलत है। ऑप्शन बी में 1 2 है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में 2 3 है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी में 1 2 3, यही जो है सही है, ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन जो है वो सही है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 ने किस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं वाले शब्दों को ध्यान दिया करिए हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में। ऑप्शन ए है भारत के साथ सामान्य व्यापार, ऑप्शन बी है चाय और चीन का व्यापार, ऑप्शन सी है वस्त्र व्यापार और ऑप्शन डी है कपास का व्यापार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया, बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के लिए सरकारी धन उपलब्ध कराने का प्रावधान पहली बार किस अधिनियम ने किया? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813। अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, इसमें चार्टर एक्ट 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चार्टर एक्ट 1833 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सेंट हेलेना एक्ट, ऑप्शन बी है डिक्लेरेटरी एक्ट, ऑप्शन सी है एक्ट ऑफ सेटलमेंट और ऑप्शन डी है इंडिया एक्ट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा गया? देखिए सेंट हेलेना नामक एक द्वीप है, यह वही द्वीप है जिस पर जो है नेपोलियन को बंधक बना के रखा गया था, उसको जो है, तो उस द्वीप पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, पर जो है कब्जा था। अब इंग्लैंड की सरकार जो है उसको अपने अंडर में लेना चाह रही थी, अपने अधीन करना चाह रही थी। अब 1833 के चार्टर एक्ट में यह बात कही गई कि सेंट हेलेना जो है वह अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा, बल्कि इंग्लैंड की सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। बात समझ रहे हैं? अब जो है इस वजह से इस चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 में कुल कितने सेक्शन थे, कितनी धाराएं थी, और सेंट हेलेना द्वीप से संबंधित कौन सी धारा थी।
आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ऑप्शन ए है 1773 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 1784 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1813 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 1833 के अधिनियम द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको बनाया गया था? कौन था गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। ये जो है गवर्नर जनरल था। इसको जो है बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। समझ रहे हैं? इसके पहले जो है ये क्या था? इसके पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। यानी अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिंग है। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन है? वो भी जो है विलियम बेंटिंग है। विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल है वो 1828 से लेके 1835 तक था। इसी बीच में ये दोनों पोस्ट पर रहा, दोनों पद पर रहा विलियम बेंटिंग। बात को आप अच्छे से जानते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऊपर हम बात कर चुके हैं। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के किस स्वरूप को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए है राजनीतिक कार्य समाप्त कर दिया, ऑप्शन बी है व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया, ऑप्शन सी है न्यायिक कार्य समाप्त कर दिया, ऑप्शन डी है सैन्य कार्य समाप्त कर दिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया। किसने? चार्टर एक्ट 1833 ने। कंपनी जो है अब व्यापार नहीं करेगी, अब क्या करेगी? प्रशासन देखेगी। भारतीय प्रशासन जो है वो देखेगी। यानी अब जो है इसको केवल प्रशासनिक कार्य करना था। समझ गए? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में किस नए सदस्य को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, उस परिषद में किस नए सदस्य को शामिल किया गया? ऑप्शन ए है वित्त सदस्य, ऑप्शन बी है विधि सदस्य, ऑप्शन सी है शिक्षा सदस्य और ऑप्शन डी है रक्षा सदस्य। ये उत्तर क्या हो जाएगा? विधि सदस्य, लॉ मेंबर को शामिल किया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। क्योंकि अब जो है कानून बनाना था पूरे भारत के लिए, तो एक विधि सदस्य रहना बहुत जरूरी था। इसलिए एक विधि सदस्य को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1833 के तहत प्रथम विधि सदस्य कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। यह पूर्ण सदस्य नहीं था। पूर्ण सदस्य कब बनाया गया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से जो है संबंधित है। इसी अधिनियम के द्वारा प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? 1834 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले नाम याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ए है कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। कथन बी है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कथन सी है प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। कथन डी है बम्बई और मद्रास को स्वतंत्र विधायी शक्तियां प्रदान की गई। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन नहीं सही है? कथन नंबर डी, बम्बई और मद्रास
कि स्वतंत्र विधायी शक्तियां प्रदान की गई, यानी इसको जो है शक्तियां प्रदान की गई, जो कि गलत है। इनकी शक्तियां खत्म कर दी गई थी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। बाकी तीनों बातें, जो तीनों कथन है ऊपर, वो सही हैं। कंपनी के व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया, एकदम सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये भी सही है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई 1834 में 1833 के एक्ट के द्वारा, ये भी सही है। बस यही बात जो है सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1853 किस श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट का, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट का, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स का, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट श्रृंखला का जो है अंतिम चार्टर था कौन? 1853 का चार्टर एक्ट। इसके पहले जो है 1793 में चार्टर एक्ट आया था, 1813 में आया था, 1833 में आया था, और अंतिम कौन था? 1853 में। 20 साल के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को रिन्यूअल किया जाता था इन चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो इन चार्टर एक्ट्स को अच्छे से आप जानते रहिए। ठीक है, इसके पहले भी चार्टर एक्ट्स आए थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंपनी को पहला चार्टर कब मिला था और किसने दिया था? पहला चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चार्टर एक्ट 1853 ने सिविल सेवाओं में किस व्यवस्था की दिशा में कदम उठाया? तो ऑप्शन ए है वंशानुगत भर्ती का, ऑप्शन बी है खुली प्रतियोगिता का, ऑप्शन सी है निर्वाचन का, और ऑप्शन डी है राज्यपाल द्वारा नामांकन का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? खुली प्रतियोगिता का, ओपन कंपटीशन का। सिविल सेवाओं में ओपन कंपटीशन की व्यवस्था कब शुरू की गई? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, और पहली परीक्षा कब हुई सिविल सेवा की और कहाँ हुई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 के तहत किस संस्था का विस्तार किया गया? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का विस्तार किया गया, ऑप्शन बी है केंद्रीय विधान परिषद का, ऑप्शन सी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, और ऑप्शन डी है काउंसिल ऑफ इंडिया का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। हमने अभी ऊपर ही देख लिया था कि 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, और इससे क्या हुआ? जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका विस्तार हुआ। समझ गए बात? और इनका काम क्या था? कानून बनाना। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है और आपको विचार करके उत्तर बताना है। कथन एक है इसने विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया, 1853 के चार्टर एक्ट ने। कथन नंबर 2 है इसने सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता की दिशा में कदम उठाया, और कथन नंबर 3 है इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो कथन एक एकदम सही है, इसने जो है विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। कथन नंबर 2 इसने सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता स्टार्ट की, एकदम सही है, कथन सही है। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी के शासन को इसने समाप्त नहीं किया था। कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 ईस्वी में। बहुत अच्छे से आप जानते रहिए। तो कंपनी का शासन बना रहा, बस 20 साल के लिए रिन्यू नहीं किया गया था, बल्कि कुछ अनिश्चित काल के लिए रिन्यू किया गया था। इस बात को जानते रहिए। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा जो है ये गलत है। समझ गए? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1853 की एक विशिष्ट विशेषता क्या थी? आपको एक विशिष्ट विशेषता बतानी है। ऑप्शन ए है कंपनी का चार्टर निश्चित 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ऑप्शन बी है कंपनी का शासन बिना निश्चित अवधि के जारी रखा गया, ऑप्शन सी है क्राउन का शासन लागू किया गया, और ऑप्शन डी है कंपनी को समाप्त कर दिया गया। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी, कंपनी का शासन बिना निश्चित अवधि के जारी रखा गया, मतलब कि 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया। इसके पहले हम लोगों ने देखा 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें भी कंपनी के शासन को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। उसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें भी 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। लेकिन 1853 में जो चार्टर एक्ट आया
उसमें जो है कंपनी के शासन को 20 वर्ष नहीं बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया गया। क्या कहा गया? कहा गया निश्चित अवधि के लिए जारी रखा गया, यानी जब इंग्लैंड की सरकार की इच्छा करेगी, जब मन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देगी। बात समझ गए? बस इस क्लास में इतना ही। आगे हम देखेंगे 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद जो है बाकी जो अधिनियम आएंगे उन सब के बारे में एमसीक्यू देखेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।